यूनिट 11 सूती निर्माण और प्रकार। यहाँ हम कताई और बुनाई की प्रक्रिया देखते हैं। सूती कपड़े के प्रकार और उपयोग भी समझेंगे। कभी सोचा है कि एक मामूली सा धागा कैसे खूबसूरत कपड़े में बदल जाता है? ये एक तरह का जादू ही तो है। आज हम इसी कला की गहराइयों में उतरेंगे और समझेंगे कि कैसे एक धागे से कपड़े तक का ये शानदार सफर पूरा होता है। तो चलिए इसमें और गहराई से उतरते हैं। हम 4 आसान हिस्सों में इस पूरे सफर को समझेंगे। पहले बुनाई का परिचय, फिर धागों की तैयारी, उसके बाद बुनाई की असली प्रक्रिया और आखिर में देखेंगे कि कपड़े को उसका अंतिम रूप कैसे मिलता है। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि बुनाई आखिर है क्या। देखिए, सीधे शब्दों में कहें तो ये धागों को एक खास तरीके से एक दूसरे के ऊपर नीचे से निकालकर आपस में फंसाने की कला है। बस इसी से एक पूरा कपड़ा तैयार हो जाता है। जरा सोचिए, एक अकेले महीन से धागे से एक विशाल कपड़ा बन जाता है। ये प्रक्रिया अपने आप में कमाल की है। इससे पता चलता है कि कैसे छोटी छोटी साधारण चीजों से कुछ बड़ा और उपयोगी बनाया जा सकता है। अच्छा, इससे पहले कि असली बुनाई का काम शुरू हो, एक बहुत ही जरूरी कदम होता है। वो है धागों को तैयार करना। क्योंकि करगे पर बहुत तनाव होता है, तो धागों को उसके लिए मजबूत बनाना पड़ता है। समझिए, ये कहानी का पहला और सबसे जरूरी अध्याय है। अब तैयारी के इस पहले चरण में सारा ध्यान सिर्फ और सिर्फ धागे को मजबूत बनाने पर होता है, ताकि वो बुनाई के दौरान टूटे नहीं। इसके लिए उसे पहले साफ करते हैं, फिर खींचते हैं और गीला भी करते हैं। और इन सब कदमों का सिर्फ एक ही मकसद है, धागों को मजबूत और टिकाऊ बनाना। मिसाल के तौर पर सूती धागों पर एक खास तरह का चिपचिपा घोल लगाया जाता है, जिसे साइजिंग कहते हैं। इससे वो काफी मजबूत हो जाते हैं। अगला कदम है वॉर्पिंग। इसमें धागों को करघे पर यानी लूम पर लंबाई में एक एक करके लगाया जाता है। आप ऐसा मान सकते हैं कि ये धागे ही कपड़े का ढांचा या कह लीजिए कि कंकाल होते हैं, जिस पर पूरा कपड़ा बुना जाएगा। चलिए अब इस कहानी के सबसे दिलचस्प हिस्से पर आते हैं, वो जगह जहां धागे आपस में मिलकर एक कपड़े को जन्म देते हैं। ये है क्रिएशन का दूसरा एक्ट। तो सवाल ये है कि अगर लंबाई वाले धागे कपड़े का कंकाल हैं, तो फिर उस कंकाल पर मांस कौन भरता है? मतलब उसे एक पूरा रूप कौन देता है? और इसका जवाब है, ये 2 नाम हैं, ताना और बाना। जो लंबाई वाले धागे हमने करघे पर लगाए थे, वो हैं ताना, और जो दूसरा धागा आड़ा होकर ताने के ऊपर और नीचे से गुजरता है, वो है बाना। यही बाना उस ढांचे को भरता है और कपड़ा बनाता है। वैसे ये जो बाने वाले धागे को ताने के बीच से गुजारने का काम है ये हाथ से भी हो सकता है। और आजकल तो शटल, एयरजेट या रिपेयर लूम जैसी बहुत एडवांस मशीनें भी आ गई हैं, जो ये काम बहुत तेजी से करती हैं। अब ताने और बाने को किस पैटर्न में बुना जा रहा है, इसी से कपड़े की डिजाइन और बनावट तय होती है। जैसे प्लेन वीव सबसे सिंपल है। ट्वील वीव में आपको तिरछी लाइनें दिखेंगी, जैसे डेनिम या जीन्स में होती हैं, और सैटिन वीव से कपड़े में खास चमक और चिकनाहट आती है। तो अब कपड़ा तो करघे पर बुनकर तैयार हो गया है, लेकिन काम अभी भी पूरा नहीं हुआ है। इसे वो शक्ल देने के लिए जो हम दुकानों में देखते हैं, कुछ और कदम उठाने पड़ते हैं। इस आखिरी चरण को टेकअप और फिनिशिंग कहते हैं। इसमें बुने हुए कपड़े को करघे से उतारा जाता है और फिर उसे और बेहतर बनाने के लिए कई तरह से ट्रीट किया जाता है, ताकि वो टिकाऊ, मुलायम और सुंदर दिखे। इस फिनिशिंग में कई चीजें शामिल हैं, जैसे कपड़े की धुलाई, उस पर प्रेस करना, उसे रंगना, और अगर कोई डिजाइन है तो उसे अंतिम रूप देना। यही वो स्टेप्स हैं जो कपड़े को उसकी असली पहचान देते हैं। और नतीजा हमारे चारों तरफ है। हमारी बेडशीट्स, हमारी शर्ट्स, साड़ियाँ, ये सब उसी कला का कमाल हैं। एक धागे से शुरू हुई कहानी हमारे रोजमर्रा के जीवन का इतना जरूरी हिस्सा बन जाती है। कपड़े हम पहनते हैं या जिन चादरों पर सोते हैं, वो आखिर बनते कैसे हैं? सब कुछ शुरू होता है धागों के एक कमाल के खेल से, जिसे हम बुनाई कहते हैं। तो आज हम इसी कला की दुनिया में उतरने वाले हैं। तो ये बुनाई आखिर है क्या? इसको ऐसे समझिए, 2 तरह के धागे होते हैं। एक वो जो लंबाई में, मतलब ऊपर से नीचे जाते हैं, उन्हें कहते हैं वार्प, और दूसरे वो जो चौड़ाई में,
आर पार जाते हैं, उन्हें कहते हैं वेफ्ट। जब ये दोनों धागे एक दूसरे के ऊपर नीचे से एक खास पैटर्न में निकलते हैं तो बस कपड़ा तैयार हो जाता है। और यही सिंपल सी प्रक्रिया कपड़े को उसकी मजबूती और उसका पूरा लुक देती है। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले हम बुनाई की कुछ बेसिक बातें समझेंगे, फिर हम 3 सबसे जरूरी बुनाई के तरीकों को जानेंगे, इसके बाद कुछ स्पेशल और कॉम्प्लेक्स वीव्स पर भी नजर डालेंगे, और आखिर में आप ये सीख जाएंगे कि किसी कपड़े को देखकर उसकी बुनाई कैसे पहचाननी है। चलिए तो फिर शुरू करते हैं खंड 1 से। यहाँ हम बुनाई का एक छोटा सा परिचय लेंगे। ये समझना बहुत जरूरी है क्योंकि यही हमारे आज के इस पूरे सफर का बेस है। अब आते हैं सबसे दिलचस्प हिस्से पर, बुनाई के 3 मुख्य तरीके। आपको पता है दुनिया के ज्यादातर कपड़े सिर्फ इन्हीं 3 बेसिक टेक्निक से बनते हैं। तो चलिए देखते हैं ये क्या है और कैसे काम करते हैं। तो लिस्ट में सबसे पहला और सबसे आम है प्लेन वीव। जैसा इसका नाम है, ये बुनाई का सबसे सरल और सीधा साधा तरीका है। इसकी बनावट बहुत ही सिंपल है, मतलब एक धागा ऊपर, एक नीचे, फिर एक ऊपर, फिर एक नीचे, बिल्कुल एक चेस बोर्ड के पैटर्न की तरह। और पता है, इसकी यही सादगी इसे जबरदस्त मजबूती देती है। जरा अपनी बेडशीट, शर्ट या टेबल क्लॉथ के बारे में सोचिए, ज्यादातर मौकों पर वो इसी प्लेन वीव से बने होते हैं। अच्छा, अब हमारी लिस्ट में दूसरा तरीका है 12 वीव, और इसकी सबसे बड़ी पहचान कपड़े पर दिखने वाली तिरछी लाइनें। इसमें धागे इस तरह से गुजारे जाते हैं कि कपड़े पर एक डायगोनल, मतलब एक तिरछी धारी जैसी दिखती है। इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल, अरे अपनी कोई भी जीन्स उठा के देख लीजिए। जीन्स का कपड़ा कितना मजबूत होता है और उसमें आसानी से सिलवटें भी नहीं पड़ती। ये सब 12 वीव का ही कमाल है। और अब आता है तीसरा बेसिक तरीका, सैटिन वीव। सैटिन का नाम सुनते ही दिमाग में सबसे पहले क्या आता है? चमक और एक मुलायम सा एहसास, है ना? तो इसकी चमक का राज क्या है? देखिए, इस बुनाई में एक धागा एक साथ कई धागों के ऊपर से होकर गुजरता है। इससे कपड़े की सतह पर लंबे लंबे धागे तैरते हुए से दिखते हैं, जिन्हें फ्लोट्स कहते हैं। यही फ्लोट्स जब लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं तो कपड़े में एक खास चमक और चिकनाहट आ जाती है। तभी तो साटन की साड़ियां और ड्रेसेस इतनी खूबसूरत लगती हैं। तो एक बार फटाफट देख लें कि तीनों में फर्क क्या है। प्लेन वीव मतलब सीधा साधा चेसबोर्ड जैसा पैटर्न। 12 वीव को उसकी तिरछी लाइनों से पहचान सकते हैं, और सैटन, अरे वो तो अपनी चिकनी और चमकदार सतह से दूर से ही पहचान में आ जाता है। तो ये तो हो गई 3 बेसिक बुनाई। अब चलते हैं कुछ स्पेशल और थोड़ी ज्यादा कॉम्प्लेक्स बुनाई की दुनिया में। ये वो तकनीकें हैं जो अपनी कला और कारीगरी के लिए जानी जाती हैं। सबसे पहले बात करते हैं हैंडलूम वीविंग की, यानी हथकरघा। देखिए, ये सिर्फ एक तकनीक नहीं है, ये एक कला है, एक परंपरा है जो हमारी संस्कृति का हिस्सा है। इसकी सबसे खास बात पता है क्या है? कि ये पूरी तरह से हाथ का काम है। हर कपड़ा अपने आप में यूनिक होता है क्योंकि उसे एक कारीगर अपनी पूरी मेहनत और लगन से तैयार करता है। खादी के कपड़े, हमारी पारंपरिक साड़ियां, ये सब इसी कला का बेहतरीन नमूना है। अब ये बड़ा मजेदार है। इसका नाम है कॉम्बिनेशन वीव, मतलब मिक्स एंड मैच। इसे आप क्रिएटिविटी का खेल समझ सकते हैं, जहां अलग अलग बुनाई को मिलाकर कुछ एकदम नया बनाया जाता है। जरा सोचिए, अगर हम प्लेन वीव की मजबूती, ट्विल का पैटर्न और सैटन की चमक तीनों को एक ही कपड़े में मिला दें तो बस यही है मिश्रित बुनाई। इससे डिजाइनर्स को नए नए और आकर्षक पैटर्न बनाने की पूरी आजादी मिलती है। और हमारी लिस्ट में आखिरी है जैक्वार्ड वीव। अब ये वो लेवल है जहां बुनाई एकदम आर्ट बन जाती है। ये तकनीक तब इस्तेमाल होती है जब हमें कपड़े पर बहुत ही बारीक और कॉम्प्लेक्स डिजाइन बनाने होते हैं। ये असल में टेक्नोलॉजी का कमाल है। एक खास मशीन की मदद से कपड़े पर कुछ भी बुना जा सकता है, फूल पत्तियों से लेकर कोई तस्वीर तक। ये कपड़ा आमतौर पर काफी भारी और मजबूत होता है, इसीलिए इसका इस्तेमाल अक्सर पर्दों, सोफे के कवर या कंबलों में होता है। तो हमने तरह तरह की बुनाई तो देख ली। अब सवाल ये है कि इस सब का फायदा क्या है। चलिए अब ये समझते हैं कि ये सारी जानकारी हमारे लिए क्यों और कैसे काम की है। तो एक बार जल्दी से दोहरा लेते हैं। हमने 6 अलग अलग तरीकों के बारे में जाना। सिंपल और मजबूत प्लेन वीव, तिरछी लाइनों वाला ट्विल वीव, चमकदार सैटिन वीव, हमारी पारंपरिक हैंडलूम वीविंग, क्रिएटिव कॉम्बिनेशन वीव और आखिर में कॉम्प्लेक्स डिजाइन वाला जैक्वार्ड वीव। आज हम बुनाई की दुनिया को थोड़ा अलग नजरिए से देखेंगे।
मतलब इसे सिर्फ एक क्राफ्ट नहीं बल्कि एक भाषा की तरह समझेंगे। एक ऐसी भाषा जहां हर धागा एक शब्द है और हर कपड़ा एक पूरी कहानी। तो सवाल तो यही है कि आखिर धागे से कोई कहानी लिखता कैसे है। सुनने में ये बात थोड़ी अजीब लग सकती है ना, पर इसका जवाब बुनाई की कला के ताने बाने में ही कहीं छिपा हुआ है। तो चलिए इस कहानी की परतें खोलना शुरू करते हैं। ठीक है, तो अगर बुनाई को एक भाषा मानना है तो सबसे पहले हमें इसकी ABCD समझनी होगी। मतलब वो क्या चीजें हैं जो एक मामूली से धागे को एक पूरी कहानी में बदल देती हैं। चलिए देखते हैं। असल में बुनाई का जो पूरा कॉन्सेप्ट है ना, वो बहुत ही सिंपल है। बस दो तरह के धागे होते हैं जिन्हें एक दूसरे के ऊपर नीचे से 90 डिग्री के एंगल पर बुना जाता है। एक सेट सीधा चलता है ऊपर से नीचे और दूसरा आड़ा यानी दाएं से बाएं। कमाल की बात तो ये है कि हमारे आसपास के ज्यादातर कपड़े इसी एक सीधे से सिद्धांत पर बने हैं। और यहीं पर हमारी कहानी लिखने वाली बात सच हो जाती है। ताना यानी वो धागे जो ऊपर से नीचे तक जाते हैं, वो हमारी कहानी का पन्ना है। ये एक तरह से फाउंडेशन है जो सब कुछ अपनी जगह पर थामे रखते हैं। और बाना जो आड़े धागे हैं, वो है हमारी स्याही। यही वो धागा है जो ताने के ऊपर और नीचे से गुजरकर लाइन बाय लाइन उस पन्ने पर असल डिजाइन और पैटर्न को लिखता है। तो अब हमारे पास पन्ना भी है, स्याही भी है, पर एक अच्छी कहानी लिखने के लिए कुछ ग्रामर के नियम भी तो चाहिए, है ना? बुनाई में ये नियम असल में वो लक्ष्य हैं जो एक मजबूत, साफ सुथरा और सुंदर कपड़ा बनाते हैं। देखिए, ये सिर्फ धागों को एक दूसरे पर चढ़ा देना नहीं है, ये एक बहुत ही सटीक काम है। हर धागे का सही क्रम में होना जरूरी है ताकि पैटर्न पढ़ा जा सके, धुंधला न हो जाए। धागों का तनाव मतलब टेंशन एकदम सही होना चाहिए ताकि कपड़ा मजबूत बने और लंबे समय तक चले। और हाँ, सही रंग और धागे की मोटाई का चुनाव ही तो उस कहानी में जान डालता है। ये सब मिलकर एक ऐसा टेक्स्ट बनाते हैं जिसे आसानी से पढ़ा जा सके। चलिए, अब जब हमें नियम पता चल गए हैं तो जरा ये भी देख लेते हैं कि ये किताब असल में लिखी कैसे जाती है। हम इस पूरे सफर को समझेंगे, एक खाली पन्ने से लेकर एक छपी छपाई किताब तक। इसमें 4 मेन स्टेप्स हैं। सबसे पहले पन्ना तैयार किया जाता है, फिर प्रिंटिंग प्रेस लगाई जाती है, इसके बाद कहानी को एक एक लाइन करके लिखा जाता है और आखिर में तैयार काम को दुनिया के सामने लाया जाता है। चलिए हर स्टेप को थोड़ा और करीब से देखते हैं। किसी भी अच्छी कहानी की शुरुआत एक अच्छी नींव से होती है ना? यहाँ ताने के धागों को बहुत सावधानी से गिना जाता है, मापा जाता है और फिर अरेंज किया जाता है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे कोई लेखक अपनी कहानी का पूरा प्लॉट तैयार कर रहा हो या कोई पेंटर अपने कैनवस को। यहीं से सब कुछ शुरू होता है। एक बार हमारा पन्ना यानी ताना तैयार हो गया तो उसे करघे पर सेट किया जाता है और ये करघा ही हमारी प्रिंटिंग प्रेस है। इसका काम बहुत सीधा लेकिन बहुत ज़रूरी है। ये सारे ताने के धागों को एकदम सीधा और तनाव में रखता है ताकि हमारी स्याही यानी बाने का धागा आसानी से उनके बीच से निकल सके। और अब असली लिखने का काम शुरू होता है। स्याही यानी बाने का धागा पन्ने के आर पार गुजरता है, ताने के धागों के कभी ऊपर से तो कभी नीचे से। एक बार में एक लाइन, हर लाइन के साथ कहानी में एक नया जुमला जुड़ता जाता है और हमारा कपड़ा इंच दर इंच धीरे धीरे अपनी शक्ल लेने लगता है। जब पूरी कहानी लिख दी जाती है तो कपड़े को करघे से उतारा जाता है, लेकिन काम अभी भी खत्म नहीं हुआ है। अब इसे धोया जाता है, प्रेस किया जाता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे एक किताब छपने से पहले उसकी प्रूफ रीडिंग होती है। उसे बाइंड किया जाता है। ये वो आखिरी टच है जो इस कहानी को दुनिया के लिए तैयार करता है। तो इस पूरी प्रक्रिया का, इतनी मेहनत का मतलब क्या है? आखिर क्यों? क्योंकि देखिए, एक अच्छी तरह से बुना गया कपड़ा सिर्फ एक सुंदर चीज नहीं है। इसका एक मकसद है और इसका असर बहुत गहरा और लंबे समय तक रहता है। ये सारी मेहनत और बारीकी इसलिए जरूरी है क्योंकि यही चीज उस कपड़े को उसका कैरेक्टर देती है। यही उसे इतनी मजबूती देती है कि वो शायद पीढ़ियों तक चले। यही पक्का करती है कि बुनकर के दिमाग में जो डिजाइन था वो कपड़े पर हूबहू उतर आए। और अंत में ये एक ऐसा मजबूत कैनवस तैयार करती है जिससे कपड़े भी बन सकते हैं और आर्ट भी। और ये बात इस पूरी कहानी का निचोड़ है। बुनाई का मतलब ही है धागों को एक सिस्टम में लाना ताकि कुछ ऐसा बने जो सटीक हो, मजबूत हो और खूबसूरत भी। ये अपने आप में एक पूरी कहानी है।
वेफ्ट निटिंग या कहें तो आड़ा बुनाई, जो हमारी पसंदीदा टी शर्ट से लेकर सर्दियों के गर्म स्वेटर तक सच पूछिए तो हर जगह है। तो आइए इस मज़ेदार प्रक्रिया को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले तो समझेंगे कि ये आड़ा बुनाई आखिर है क्या। फिर देखेंगे कुछ बेसिक निट्स, मतलब जो रोज हम पहनते हैं। उसके बाद कुछ मजबूत और डिजाइनर निट्स की बात करेंगे और आखिर में सबको एक साथ रिवाइज कर लेंगे। तो शुरू करें। हमारा पहला सेक्शन है आड़ा बुनाई है क्या चीज। इससे पहले कि हम अलग अलग डिजाइन देखें, ये समझना जरूरी है कि इसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है। देखिए, विफ्ट निटिंग या आड़ा बुनाई सुनने में भले ही थोड़ा टेक्निकल लगे, पर इसका कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल है। इसमें होता क्या है कि धागे को लूप्स में, मतलब फंदों में गूंथा जाता है। बस एक फंदे को दूसरे में, दूसरे को तीसरे में फंसाते जाते हैं। और कमाल की बात यह है कि बस इसी एक आइडिया से न जाने कितने तरह के कपड़े बन जाते हैं। ठीक है, तो बेसिक फंदा तो समझ आ गया। अब देखते हैं कि इन फंदों को अलग अलग तरीके से गूंथने पर क्या क्या कमाल होता है। यहीं से असली कहानी शुरू होती है। सबसे पहले बात करते हैं उस निट की जो शायद हम सबने अभी पहन रखी है, प्लेन निट। इसे जर्सी भी कहते हैं। जी हाँ, हमारी टी शर्ट्स, ज्यादातर टी शर्ट्स इसी से बनती हैं। तो जर्सी निट की पहचान क्या है? अपनी टी शर्ट को पलट कर देखिए। एक साइड एकदम स्मूथ होगी, है ना, और दूसरी साइड थोड़ी रफ, मतलब खुरदरी। यही इसकी खासियत है। और क्योंकि ये काफी फ्लेक्सिबल और आरामदायक होता है, इसीलिए टी शर्ट, स्वेटर, इन सब चीजों के लिए ये बेस्ट है। अच्छा, अब आते हैं रिब निट पर। ये वो बुनाई है जो कपड़ों को बढ़िया फिटिंग देती है। इसमें ना फंदों को आगे पीछे करके सीधी सीधी धारियां बना दी जाती हैं। उन्हीं को रिब्स कहते हैं। रिब निट का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है इसकी फ्लेक्सिबिलिटी, मतलब ये खूब खिंचता है और फिर वापस अपनी जगह पर आ जाता है। इसीलिए तो इसे टी शर्ट के कॉलर में या स्वेटर के कफ्स और कमर के बॉर्डर पर इस्तेमाल करते हैं। जहां भी स्ट्रेच चाहिए वहां रिब निट काम आता है। चलिए अब पर्ल निट की बात करते हैं। इसका मेन फोकस होता है टेक्सचर और गर्माहट पर। रिब निट में तो सीधी धारियां थी, है ना, पर पर्ल निट में इसकी दोनों साइड ओक जैसी खुरदुरी होती हैं। तो दोनों तरफ से खुरदुरा होने का फायदा क्या है? इससे कपड़ा मोटा हो जाता है और अपने अंदर हवा को ट्रैप कर लेता है, और यही फंसी हुई हवा इंसुलेशन का काम करती है, मतलब कपड़े को बहुत गर्म बनाती है। इसीलिए सर्दियों के जो मोटे वाले स्वेटर होते हैं ना, वो अक्सर पर्ल निट के होते हैं। तो एक बार फटाफट दोनों को कंपेयर कर लेते हैं। रिब निट, इसमें खड़ी धारियां हैं, ये बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल है और टेक्सचर स्मूथ और उभरा हुआ है। दूसरी तरफ पर्ल निट, इसका पैटर्न थोड़ा आड़ा लगता है, ये रिब जितना फ्लेक्सिबल नहीं होता, और सबसे बड़ी बात, दोनों तरफ से रफ होता है। तो ये तो हो गई बेसिक बुनाइयां। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं और कुछ खास, मजबूत और डिजाइनर निट्स को देखते हैं। इसमें सबसे पहले आता है इंटरलॉक निट। अब ये क्या है? इसको ऐसे सोचिए जैसे जर्सी फैब्रिक की 2 लेयर्स को एक साथ लॉक कर दिया गया हो, मतलब आपस में गूंथ दिया गया हो। अब 2 लेयर्स जोड़ने से क्या होता है? एक तो कपड़ा बहुत मजबूत हो जाता है, और दूसरा इसके किनारे मुड़ते नहीं हैं, जो नॉर्मल सिंगल जर्सी में अक्सर होता है। और सबसे बढ़िया बात, इसकी दोनों साइड्स एकदम स्मूथ होती हैं। इसी मजबूती और स्मूथ फील की वजह से अच्छी वाली शॉर्ट्स और बच्चों के कपड़ों में ये खूब यूज होता है। और अब आते हैं बुनाई के सबसे क्रिएटिव हिस्से पर, फैंसी निट्स। यहाँ पर फंक्शन से ज्यादा डिजाइन पर ध्यान दिया जाता है। फंदों को अलग अलग तरीकों से ट्विस्ट करके खूबसूरत पैटर्न्स बनाए जाते हैं, जैसे केबल निट का डिजाइन होता है या फिर हनीकॉम्ब जैसा पैटर्न। तो यहाँ मेन मकसद कपड़ा बनाना ही नहीं, उसे सुंदर बनाना है। ये दिखाता है कि कैसे उन्हीं सिंपल फंदों से इतने कॉम्प्लेक्स और सुंदर सुंदर डिजाइन बन सकते हैं। फैशनेबल स्वेटर्स, स्कार्स, मफलर, इन सब में यही कलाकारी देखने को मिलती है। चलिए, तो हमने काफी कुछ देख लिया। अब आखिर में एक क्विक रिकैप करते हैं ताकि सब कुछ दिमाग में अच्छे से बैठ जाए। तो ये रही हमारी समरी टेबल। देखिए सब कुछ कितना सिंपल है। जर्सी मतलब टी शर्ट वाला स्मूथ कपड़ा, रिब मतलब कॉलर कफ वाला फ्लेक्सिबल पार्ट, पर्ल यानी सर्दियों के स्वेटर के लिए गरम और मोटा, इंटरलॉक जो अच्छी शर्ट्स के लिए मजबूत और दोनों तरफ से स्मूथ होता है, और आखिर में फैंसी निट्स जो फैशन और डिजाइन के लिए हैं। बस ये 5 बातें याद रखिए, कपड़ों की दुनिया समझना आसान हो जाएगा।
देखिए, किसी भी फैब्रिक का असली राज, उसकी क्वालिटी का सीक्रेट उसकी बुनाई यानी उसके वीव स्ट्रक्चर में होता है। पता है, यही वो चीज है जो एक कपड़े को दूसरे से बिल्कुल अलग बना देती है, भले ही दोनों एक ही धागे से बने हों। तो सवाल ये है कि ये सब शुरू कहाँ से होता है। हर बुना हुआ कपड़ा, मतलब हर वोवन फैब्रिक, उसकी फाउंडेशन दो तरह के धागों से बनती है। पहला है ताना, जिसे हम इंग्लिश में वॉप कहते हैं। यह है लंबे सीधे धागे जो लूम पर, करगे पर एकदम टाइट करके खींचे जाते हैं। और दूसरा है बाना यानी वेफ्ट। ये वो धागे हैं जो ताने के ऊपर और नीचे से गुजरकर उस पे पैटर्न बनाते हैं। तो सिंपल शब्दों में ताना फैब्रिक की नींव है, फाउंडेशन, और बाना उस पे लिखी जा रही कहानी। तो चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले और सबसे बेसिक कोड से। इसे कहते हैं साधारण बुनाई या प्लेन वीव। ये इतना कॉमन है कि क्या पता आपने अभी भी इसे पहना हुआ हो। इसका प्रोसेस ना बहुत ही सिंपल है। सोचिए, बाने का एक धागा ताने के एक धागे के ऊपर से जाता है और फिर ठीक अगले धागे के नीचे से। बस यही सिंपल सा ओवर अंडर ऊपर नीचे का पैटर्न पूरे फैब्रिक में रिपीट होता रहता है। तो इसका रिजल्ट क्या होता है? एक बहुत ही मजबूत और ड्यूरेबल कपड़ा। अगर इसे थोड़ा पास से लाइट में देखेंगे ना, तो आपको छोटे छोटे स्क्वायर्स का एक जाल सा दिखेगा, बिल्कुल एक चेकरबोर्ड या शतरंज के बोर्ड जैसा। और पता है, इसकी यही सादगी, इसकी सिंप्लिसिटी ही इसकी असली स्ट्रेंथ है। और ये बुनाई है कहाँ? अरे ये तो हमारे आसपास हर जगह है। हमारे कॉटन के कपड़े, शर्ट्स, साड़ियाँ, यहाँ तक के जो बेडशीट्स हम यूज करते हैं उनमें भी यही होती है। इसकी एक खास बात यह है कि इसे दोनों तरफ से छूने पर एक जैसा फील आता है, और इसकी मजबूती और ड्यूरेबिलिटी वही तो इसे रोजमर्रा के इस्तेमाल के लिए परफेक्ट बनाती है। ओके, तो अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट लेवल। अब हम समझते हैं बुनाई का एक और कोड, तिरछी बुनाई यानी ट्विल वीव। और हाँ, हमारी पसंदीदा जीन्स का राज इसी में छुपा है। यहाँ पर चीजें थोड़ी सी इंटरेस्टिंग हो जाती हैं। इसमें बाने का धागा एक ताने के ऊपर से जाता है, लेकिन फिर दो या उससे भी ज्यादा ताने के धागों के नीचे से निकलता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, हर अगली लाइन में ये पूरा पैटर्न एक स्टेप साइड में खिसक जाता है, शिफ्ट हो जाता है। और यही वो शिफ्ट है, यही वो खिसकाव है जो कपड़े पर वो फेमस डायगोनल लाइंस, तिरछी धारियां बनाता है। एक काम कीजिए, अपनी जीन्स उठाकर देखिए, उसे थोड़ा सा लाइट में टिल्ट कीजिए। आपको वो लाइंस, वो टेक्सचर साफ दिख जाएगा और महसूस भी होगा। ये सिर्फ कोई डिज़ाइन नहीं है, ये फैब्रिक के स्ट्रक्चर का, उसके डीएनए का हिस्सा है। इस बुनाई की वजह से कपड़ा ना सिर्फ ड्यूरेबल होता है बल्कि काफ़ी फ्लेक्सिबल भी होता है। यही रीज़न है कि इसे डेनिम, ट्राउजर्स, ब्लेजर्स, इन सब चीज़ों के लिए यूज़ किया जाता है। और हाँ, एक मज़ेदार बात, इसके टेक्सचर की वजह से ना ये हल्के फुल्की गंदगी को भी बड़ी आसानी से छुपा लेता है। अच्छा, अब बात करते हैं उस बुनाई की जो कपड़ों में एक अलग ही चमक, एक लग्जरी का एहसास लाती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सैटिन बुनाई यानी सैटिन वीव की। सैटिन की चमक का राज फ्लोटिंग धागों में है। मतलब यहां ताने के धागे एक साथ कई बाने के धागों के ऊपर से गुजर जाते हैं, जैसे उनके ऊपर तैर रहे हों। इससे क्या होता है कि लाइट को रिफ्लेक्ट करने के लिए एक बड़ी स्मूथ सरफेस मिल जाती है। और इसे पहचानने का सबसे अच्छा तरीका, उसे छू कर देखिए। एक तरफ से ये बिल्कुल सिल्क जैसा स्मूथ होगा और दूसरी तरफ से थोड़ा डल, थोड़ा मैट फिनिश का। तो ये बुनाई कपड़े को क्या देती है? एकदम स्मूथ, शाइनी और सॉफ्ट टेक्सचर। इसमें सिलवटें यानी रिंकल्स भी आसानी से नहीं पड़ती। और यही वजह है कि इसे सैटिन की साड़ियों, शानदार ड्रेस मटेरियल्स और दूसरे लग्जरी फैब्रिक्स के लिए इतना पसंद किया जाता है। तो जब हम इन 3 बेसिक वीव्स को समझ जाते हैं ना, तो डिज़ाइन की एक पूरी नई दुनिया खुल जाती है। चलिए अब देखते हैं कि कॉम्प्लेक्स और फैंसी वीव्स कैसे तैयार होते हैं। कॉम्प्लेक्स वीव्स में एसेंशियली 2 या 2 से ज़्यादा बेसिक वीव्स को आपस में मिलाकर सीधे फैब्रिक पर ही डिज़ाइन बनाया जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये प्रिंटिंग नहीं है। यहाँ पैटर्न खुद कपड़े के स्ट्रक्चर का हिस्सा होता है। इसके कुछ बेहतरीन एग्जाम्पल्स हैं ब्रोकेड, डमास्क और जैक्वार्ड। जब इन कपड़ों को छुएंगे तो आपको खुद महसूस होगा कि डिज़ाइन ऊपर से चिपकाया नहीं गया है, बल्कि वो फैब्रिक में ही उभरा हुआ है। इसी वजह से ये इतने डेकोरेटिव और शानदार लगते हैं। तो ये समझना ज़रूरी है कि ये सिर्फ एक अलग तरह का स्टिच नहीं है, ये वीविंग की आर्ट का एक एडवांस्ड लेवल है। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, कुछ और भी इंटरेस्टिंग वेरिएशंस हैं। जैसे कि एक है बास्केट वीव।
ये है तो प्लेन वीव का ही एक वेरिएशन, लेकिन इसमें एक एक की जगह दो दो धागे एक साथ बुने जाते हैं, जिससे एक टोकरी जैसा, बास्केट जैसा पैटर्न बन जाता है। और एक और है लीनो वीव। इसमें ताने के धागों को ट्विस्ट करके, मरोड़कर एक जाली जैसा, नेट लाइक ट्रांसपेरेंट फैब्रिक बनाया जाता है। तो देखा आपने, हमने एक सिंपल से चेकरबोर्ड पैटर्न से शुरुआत की और कॉम्प्लेक्स उभरे हुए डिजाइन्स तक का सफर तय किया। ये सब बस ये दिखाता है कि कैसे सिर्फ धागों को एक दूसरे के ऊपर और नीचे से गुजारने का तरीका एक कपड़े की पूरी आइडेंटिटी, उसकी पूरी पहचान बना सकता है। तो इस पूरी चर्चा का कंक्लूजन क्या है? चलिए कोड को समराइज करते हैं। प्लेन वीव मतलब स्ट्रेंथ और सिंप्लिसिटी, ट्विल वीव मतलब ड्यूरेबिलिटी और वो डायगोनल लाइंस, सैटिन वीव मतलब लस्टर और स्मूथनेस, और कॉम्प्लेक्स वीव्स का मतलब है फैब्रिक में ही बना हुआ इंट्रिकेट डिजाइन। ये एक ऐसी ही कला है जहां एक लेखक शब्दों को पिरोकर एक कहानी बनाता है, वहीं एक कारीगर बिखरे हुए रेशों को एक धागे में बदल देता है। तो चलिए आज इसी धागे का सिरा पकड़कर इसकी पूरी कहानी को समझते हैं। और यही सवाल आज हमारे इस विश्लेषण का केंद्र है। असल में हर धागा अपने आप में एक सफर है, बिखरे हुए, उलझे हुए रेशों से लेकर एक मजबूत एक धागे तक का सफर। तो ये सिर्फ एक धागा नहीं है, बल्कि एक कहानी है जो बस बुने जाने का इंतजार कर रही है। तो इस कहानी का हीरो कौन है? वो है तकली। देखने में ये एक बहुत ही साधारण सा औजार लगता है ना? लेकिन इसकी असली ताकत इसकी सादगी में ही छिपी है। यही वो कमाल का टूल है जो बिखराव को एक शक्ल देता है और एक संभावना को हकीकत में बदल देता है। तो आज हमारा ये सफर कुछ इस तरह से आगे बढ़ेगा। हम देखेंगे कि इस कला की शुरुआत कैसे होती है, फिर जानेंगे कि इस कहानी का कच्चा माल क्या है। इसके बाद हम तकली और उसकी तकनीक की बारीकियों को समझेंगे और फिर देखेंगे कि धागा अपना आखिरी रूप कैसे लेता है। और अंत में हम बात करेंगे कि इस पूरी प्रक्रिया का असल मूल्य क्या है। कहते हैं ना, किसी भी महान काम की शुरुआत तैयारी से होती है। एक धागा काटने से बहुत पहले उसकी नींव रखनी पड़ती है। ये वही स्टेज है जहां बिखरे हुए रेशों को एक मकसद के लिए तैयार किया जाता है। यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात है, एक अच्छा नतीजा हमेशा एक अच्छी शुरुआत पर ही निर्भर करता है। देखिए, रेशों को पहले साफ किया जाता है, फिर उन्हें सुलझाया जाता है ताकि वो सब एक लाइन में आ जाएं। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे कुछ लिखने से पहले हम अपने विचारों को तरतीब देते हैं। अगर ये तैयारी ठीक से ना हो तो धागा कमजोर बनेगा। ठीक है, तो तैयारी तो हो गई। अब बारी है कहानी के किरदारों से मिलने की, यानी हमारे रेशों से। हम किस तरह का रेशा चुनते हैं, इसी से ये तय होगा कि हमारा धागा कैसा महसूस होगा, कैसा दिखेगा। ये कुछ कुछ सही शब्द चुनने जैसा है। हर शब्द का अपना एक अलग एहसास होता है ना? तो इस कहानी में हमारे पास 4 मुख्य किरदार हो सकते हैं। एक है कपास, जो नर्म और टिकाऊ होता है, मानो कोई रोजमर्रा की भरोसेमंद कहानी। फिर है रेशम, चिकना और चमकदार, किसी शानदार दास्तान के लिए। ऊन, जो मोटा और गर्म है, एक सुकून देने वाली कहानी के लिए। और फिर आते हैं कृत्रिम रेशे, हल्के और मजबूत, किसी मॉडर्न कहानी के लिए। तो चुनाव इस पर निर्भर करता है कि कहानी का मकसद क्या है। तो अब हम आते हैं इस पूरी कहानी के सबसे अहम हिस्से पर। यहीं पर असली जादू होता है। कच्चा माल तैयार है और अब हमारी तकली अपनी गति से इसे एक धागे में, एक कहानी की रेखा में बदलने के लिए बिल्कुल तैयार है। अब ये तकलीफ काम कैसे करती है, इसे समझने के लिए इसके 3 खास हिस्सों को देखना होगा। धुरी, जो उसका मेन एक्टर है, यही असल में घुमाने का काम करती है। फिर है चक्री, यानी वजन, जो स्पिन की स्पीड को कंट्रोल में रखती है ताकि सब कुछ बैलेंस रहे। और तीसरा है हैंडल, जहां से कारीगर की ताकत इस सिस्टम में जाती है। ये तीनों मिलकर ही रेशों को बदलते हैं। तो ये जो कताई की प्रक्रिया है ना, ये असल में 4 बहुत ही आसान से स्टेप्स में होती है। सबसे पहले रेशे को पकड़ना, फिर धुरी को घुमाना, जैसे जैसे धागा बनता जाता है उसे लपेटते रहना, और आखिर में उसकी मजबूती को चेक करना। ये एक लय है, एक ताल है, जिसमें हर कदम दूसरे कदम से जुड़ा हुआ है। और जानते हैं, इस पूरी कला का जो सीक्रेट है वो इसी घुमाव में है। यही वो एक्शन है जो कमजोर और अलग अलग रेशों को एक साथ लाकर उन्हें कुछ मजबूत बना देता है। ठीक वैसे ही जैसे व्याकरण अलग अलग शब्दों को एक मजबूत, मतलब भरे वाक्य में बदल देता है।
गति और तनाव का यही कंट्रोल असली कारीगरी है। तो हमारा धागा तो बन गया, कहानी लगभग पूरी है, लेकिन अभी काम खत्म नहीं हुआ है। अभी भी कुछ आखिरी पड़ाव बाकी है इसे दुनिया के सामने लाने से पहले। ये बिल्कुल वैसा है जैसे किसी किताब को छापने से पहले उसकी फाइनल एडिटिंग करना। ये जो आखिरी स्टेप्स है ना, ये बिल्कुल किसी आर्टिस्ट के फाइनल टच की तरह है। धागे को सुखाया जाता है और यहाँ एक खास बात ध्यान देने वाली है, उसे हल्की धूप में सुखाना चाहिए ताकि नमी से वो कमजोर ना पड़े। फिर उसे करीने से लपेटकर तैयार किया जाता है। अब ये अपनी अगली यात्रा के लिए तैयार है, चाहे वो बुनाई हो, कढ़ाई हो या कोई और कला। तो सवाल ये उठता है कि आज की इस भागदौड़ भरी दुनिया में, जहां हर कोई रफ्तार के पीछे है, वहां इस धीमी इत्मीनान से होने वाली प्रक्रिया की क्या अहमियत है? इस एक धागे की असली कीमत क्या है? अगर हम प्रैक्टिकल होकर भी सोचें तो इसके फायदे कमाल के हैं। ये सस्ता है, आसानी से मिल जाता है। ये कारीगर को धागे की मोटाई पर पूरा कंट्रोल देता है, जो बड़ी बड़ी मशीनें भी नहीं दे पाती। और नतीजा, एक अविश्वसनीय रूप से मजबूत और हाई क्वालिटी धागा। सच ही है, सादगी में ही गुणवत्ता है। एक मुलायम सी टी शर्ट और एक गरम कोजी सा स्वेटर, फील में इतना जमीन आसमान का फर्क क्यों है? इसका जवाब पता है, किसी बड़ी बड़ी मशीनों में नहीं, बल्कि एक बहुत ही मामूली सी चीज में छिपा है, एक धागे में। तो आगे बढ़ते हैं, हम क्या क्या जानेंगे। सबसे पहले धागे की दुनिया में चलेंगे, फिर देखेंगे कि इसके 2 मेन टाइप्स कौन से हैं, इसकी प्रॉपर्टीज क्या हैं, और हाँ, आखिर में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कनेक्शन है कि कैसे एक सिंपल सा धागा हमें सीखने का एक बेहतर तरीका भी सिखा सकता है। काफी अनोखा है ना? हर कपड़े के पीछे ना एक कहानी होती है, और वो कहानी शुरू होती है एकदम शुरू से, एक अकेले धागे से। ये सबसे छोटी लेकिन शायद सबसे इम्पोर्टेंट कड़ी है। सच कहूं तो अगर धागे को समझ लिया ना, तो समझो कपड़े को समझ लिया। और मजेदार बात तो ये है कि इतने सारे कपड़ों के पीछे जो धागे हैं, वो बेसिकली सिर्फ 2 तरह के होते हैं। बस 2, यही 2 टाइप्स हैं जो हर टेक्सटाइल, हर कपड़े की बुनियाद हैं। तो पहला है साधारण धागा, सिंपल यार्न, और जैसा इसका नाम है बिल्कुल वैसा ही इसका काम है। ये या तो एक सिंगल फाइबर से बनता है, या फिर एक जैसे ही कई फाइबर्स को एक साथ ट्विस्ट करके यूनिफॉर्मली बनाया जाता है। सोचो, बिल्कुल जैसे एक रस्सी बनाते हैं ना, बस वही कॉन्सेप्ट है। और इसको बनाना भी कोई रॉकेट साइंस नहीं है। प्रोसेस बिल्कुल सीधा सा है। पहले जो रॉ फाइबर्स होते हैं उनको साफ करके कोम्ब किया जाता है, फिर उन्हें एक यूनिफॉर्म ट्विस्ट दिया जाता है, और बस सुखा कर लपेट लो। सिंपल प्रोसेस, सिंपल धागा। अब आते हैं दूसरे टाइप पर, जो है मिश्रित धागा, यानी ब्लेंडेड यार्न। यहाँ चीजें थोड़ी और इंटरेस्टिंग हो जाती है, क्योंकि ये धागा 2 या 2 से ज्यादा सिंपल यार्न्स, यानी पहले वाले धागों को एक साथ मिलाकर उन्हें आपस में ट्विस्ट करके बनाया जाता है। तो देखिए, इसका बेस वही पहले वाला तरीका ही है। स्टेप 1 में सिंपल धागे बनाए जाते हैं, फिर उन्हीं धागों को एक साथ मिलाकर एक नया और ज्यादा मजबूत धागा बनाते हैं। ये बिल्कुल बिल्डिंग ब्लॉक्स जैसा है, एक के ऊपर एक। तो अब इन दोनों में फर्क बिल्कुल साफ है। सिंपल यार्न, जैसा कि हमने देखा, सीधा और सरल है। वहीं जो ब्लेंडेड यार्न्स हैं, वो कहीं ज्यादा स्ट्रॉन्ग और ड्यूरेबल होता है। और सबसे बेस्ट पार्ट पता है क्या है? ये अलग अलग धागों की बेस्ट क्वालिटीज को एक साथ ले आता है। जैसे सोचिए, कॉटन का कंफर्ट और पॉलिएस्टर की स्ट्रेंथ एक ही धागे में। अच्छा, तो धागे सिर्फ इन 2 टाइप्स में ही नहीं बढ़ते, इनकी अपनी कुछ प्रॉपर्टीज यानी खूबियां भी होती हैं, और यही खूबियां डिसाइड करती हैं कि फाइनल कपड़ा बनेगा कैसा, उसका फील, उसकी लाइफ, सब कुछ। तो किसी भी अच्छे धागे में ना ये 5 प्रॉपर्टीज होनी चाहिए। मजबूती यानी स्ट्रेंथ, लचीलापन यानी इलास्टिसिटी, समानता यानी इवननेस, चमक यानी लस्टर, और यूजेबिलिटी। चलिए इनमें से कुछ को थोड़ा और डिटेल में देखते हैं। सबसे पहले आती है मजबूती, स्ट्रेंथ। इसका मतलब सीधा सा है, जब धागे पर टेंशन पड़ता है तो वो कितनी आसानी से नहीं टूटता। जितनी ज्यादा मजबूती होगी, कपड़े भी उतने ही ड्यूरेबल होंगे, उतना ही लंबा चलेंगे। फिर है लचीलापन यानी इलास्टिसिटी। ये क्वालिटी उस धागे की होती है जो स्ट्रेच होने के बाद वापस अपने ओरिजिनल शेप में आ जाए। हम सब की फेवरेट स्ट्रेचेबल जीन्स का कंफर्ट, हाँ, इसी प्रॉपर्टी की वजह से होता है। इसके बाद आती है इवननेस,
या समानता। इसका मतलब है कि धागा अपनी पूरी लेंथ में एक जैसा मोटा हो, कहीं से पतला कहीं से मोटा न हो। जब धागा इवन होता है तभी कपड़े में वो स्मूथ फिनिश आती है। और हाँ, फिर है चमक या लस्टर। धागे की अपनी जो एक नेचुरल शाइन होती है ना, ये वही है। ये क्वालिटी खासकर सिल्क जैसे कपड़ों को उनकी वो अलग खूबसूरत पहचान देती है। तो इन्हीं प्रॉपर्टीज और टाइप्स के कॉम्बिनेशन से धागे कई अलग अलग रूप ले सकते हैं। हर रूप का अपना एक अलग इस्तेमाल होता है, अलग जरूरतों के लिए। जैसे कि बिल्कुल स्मूथ धागों से बनते हैं हाई क्वालिटी कपड़े, मोटे धागों से सोचिए गरम ऊनी कपड़े, इलास्टिक धागों से फिटेड गारमेंट्स, टेक्सचर्ड यानी थोड़े फूले हुए धागों से डेकोरेटिव चीजें बनती हैं, और ब्लेंडेड धागा वो तो अपनी स्ट्रेंथ की वजह से समझ लीजिए हर जगह काम आता है। चलिए अब आते हैं इसके सबसे इंटरेस्टिंग हिस्से पर। हमने अभी तक धागे को लेयर बाय लेयर या कहें लाइन बाय लाइन समझा, लेकिन क्या इसी तरीके में इस लाइन बाय लाइन अप्रोच में कोई गहरा राज छिपा है? ये बात काफी दिलचस्प है। जिस सोर्स से हमने ये जानकारी ली उसमें ये लाइन लिखी थी कि इस तरह लाइन बाय लाइन लिखने से कॉपी करना और याद करना आसान हो जाता है। सोचिए, ये सिर्फ लिखने के बारे में नहीं है, ये असल में सीखने का एक फॉर्मूला है। और ये आइडिया सब कुछ जोड़ देता है। जैसे सिंपल साधारण धागे मिलकर एक कॉम्प्लेक्स कपड़ा बनाते हैं, बिल्कुल वैसे ही छोटे छोटे सिंपल आइडियाज मिलकर एक गहरी अंडरस्टैंडिंग बनाते हैं। हमने धागे की बनावट को लेयर बाय लेयर समझा, हमारी पसंदीदा टी शर्ट तक। इसका सफर कैसा होता है, चलिए आज इसी का पता लगाते हैं। और इस पूरी कहानी को समझने के लिए हम इसे परत दर परत खोलेंगे, या यूं कहें कि धागे की तरह ही इसे पंक्ति दर पंक्ति बुनेंगे। तो शुरू करते हैं। देखिए, हर धागे की कहानी शुरू होती है उसकी मोटाई से। इसे तकनीकी भाषा में परिधाम कहते हैं। अब ये शब्द सुन के घबराना नहीं है, ये बहुत ही आसान सी चीज है। बिल्कुल सीधे साधे शब्दों में कहें तो परिधाम का मतलब है धागे की मोटाई। सोचिए, अगर आप एक धागे को बीच से काट दें तो जो कटी हुई गोल सतह दिखती है ना, बस उसी की चौड़ाई है परिधाम। मतलब सीधा सा हिसाब है, धागा जितना पतला उसका परिधान उतना कम, और धागा जितना मोटा परिधान उतना ज्यादा। ये सुनने में भले ही मामूली लगे, पर यही एक चीज तय करती है कि वो धागा किस काम आएगा। अरे ये मोटाई ही तो सब कुछ है। यही तय करती है कि धागा कितना मजबूत होगा, कितना लचीला होगा, और आखिर में उसका इस्तेमाल कहाँ होगा। जैसे जीन्स सिलने के लिए हमें चाहिए एक मोटा तगड़ा धागा, वही किसी नाजुक सी साड़ी पर कढ़ाई के लिए एकदम महीन धागे की जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो अब हम ये तो समझ गए कि धागे की मोटाई क्या होती है। अब जरा ये देखते हैं कि बिखरे हुए रेशों को जोड़कर ये धागा बनाया कैसे जाता है। तो चलिए सबसे पहले चलते हैं सबसे पुरानी और पारंपरिक विधि पर, हाथ कताई। ये एक ऐसी कला है जो सदियों से चली आ रही है। इस पारंपरिक तरीके में तकली जैसे बहुत ही सरल औजारों का इस्तेमाल करके रेशों को हाथ से घुमाकर धागा बनाया जाता है। ये एक धीमी प्रक्रिया है जिसमें बहुत ध्यान लगाना पड़ता है, और इसीलिए ये छोटे पैमाने के काम या घरेलू इस्तेमाल के लिए एकदम सही है। और फिर आई औद्योगिक क्रांति, और उसने सब कुछ बदल दिया। हाथ की जगह ले ली मशीनों ने, और यहीं से जन्म हुआ मशीनी कताई का। इसमें क्या होता है, मशीनें रेशों को एक बराबर खींचती हैं और बहुत तेजी से घुमाती हैं, जिससे ये पूरी प्रक्रिया बेहद तेज और कुशल हो जाती है। आज जो हम बड़े पैमाने पर कपड़ों का उत्पादन देखते हैं, वो इसी तकनीक की वजह से मुमकिन हुआ है। अब चलते हैं सीधे विज्ञान की दुनिया में, जहां धागे प्राकृतिक रेशों से नहीं बल्कि लैब में केमिकल्स से तैयार किए जाते हैं। जी हाँ, यह है रासायनिक कताई। और जैसा कि स्रोत में बताया गया है, इसका नतीजा होता है एक मजबूत, समान और विशेष गुणों वाला धागा। जरा नायलॉन या पॉलिएस्टर के बारे में सोचिए, वो सब इसी प्रक्रिया से बनते हैं, जो उन्हें एक अनोखी मजबूती और एकरूपता देती है। और हमारी आखिरी विधि है मिक्स कताई। जैसा नाम से ही पता चल रहा है, यहाँ चीजों को मिलाया जाता है। इसमें दो या उससे ज्यादा तरह के रेशों को एक साथ मिलाकर एक नया बेहतर धागा तैयार किया जाता है। सोचिए, कपास की कोमलता और पॉलिएस्टर की मजबूती एक साथ मिल जाए तो ये हमें दोनों की सबसे अच्छी खूबियां एक ही धागे में दे देता है, टिकाऊपन भी और बहुमुखी प्रतिभा भी।
तो हमने धागे की मोटाई यानी परिधान को समझ लिया और उसे बनाने के 4 अलग-अलग तरीके भी देख लिए। अब इन दोनों को जोड़कर देखते हैं, क्योंकि हर धागे की असली कहानी यहीं छिपी है। और सबसे जरूरी बात जो याद रखने वाली है वो ये है कि धागे की मोटाई और उसे बनाने का तरीका एक दूसरे से गहराई से जुड़े हुए हैं। आपको जैसा धागा चाहिए वही तय करेगा कि आप कताई की कौन सी विधि इस्तेमाल करेंगे। तो चलिए एक बार जल्दी से दोहराते हैं। हाथ कताई पारंपरिक है, मशीनी कताई कुशल है, रासायनिक कताई से मजबूत धागा बनता है और मिक्स कताई हमें देती है विविधता। हर विधि की अपनी एक खास जगह है। धागा बनने का ये जो पूरा सफर है ना, वो असल में 6 स्टेजेस से गुजरता है। सबसे पहले है रॉ फाइबर यानी कच्चा रेशा, फिर उसकी होती है क्लीनिंग और सॉर्टिंग, उसके बाद आता है कोम्बिंग या कार्डिंग मतलब रेशों को सुलझाना, फिर आती है प्रिपरेटरी स्पिनिंग, फिर मेन स्पिनिंग यानी कताई, और आखिर में फिनिशिंग और वाइंडिंग। चलिए एक एक करके इन सभी पड़ावों को देखते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है बिल्कुल उसके सबसे कच्चे, सबसे बिखरे हुए रूप से। हम बात कर रहे हैं पहले और दूसरे स्टेज की। यहां से एक उलझे हुए ढेर को एक साफ सुथरी, एक नई पहचान देने की शुरुआत होती है। तो स्टेज 1 है रॉ फाइबर। सब कुछ यहीं से शुरू होता है, स्रोत रेशे से। अब ये चाहे खेत से आई कपास हो या फिर फैक्ट्री में बना पॉलिएस्टर, जरा सोच कर देखिए, ये धागे का सबसे कच्चा रूप है, एकदम अव्यवस्थित। धूल, बीज, छोटे बड़े रेशे, सब कुछ मिला हुआ। ये बस एक ढेर है, एक वादा जिसे अभी धागा बनना है। तो अब अगला कदम क्या होगा? जाहिर है इस उलझन को सुलझाना। स्टेज 2 में यही होता है। सारी की सारी गंदगी हटाई जाती है और फिर रेशों को उनकी लंबाई के हिसाब से छांटा जाता है। पता है, यहीं से वो जादू शुरू होता है जहां केओस यानी अराजकता को ऑर्डर मतलब एक व्यवस्था में बदला जाता है। और एक अच्छा कपड़ा बनाने के लिए ये पहली और सबसे जरूरी शर्त है। अच्छा, तो अब हमारे पास साफ रेशे हैं, अब वक्त है इन्हें थोड़ा डिसिप्लिन सिखाने का, है ना? ये वो हिस्सा है जहां इन बिखरे हुए रेशों को एक लाइन में लाया जाता है, उन्हें अलाइन किया जाता है और मजबूती दी जाती है। ये सच में केओस से ऑर्डर की तरफ एक बहुत बड़ा कदम है। ये देखिए, स्टेज 3 में होता है कोम्बिंग यानी कंघी करना। ये जो उलझे हुए रेशे थे ना, उन्हें एक चिकनी लंबी पट्टी में बदल दिया जाता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे हम अपने बालों में कंघी करते हैं, ताकि वो सुलझ जाएं। और बस यहीं पर एक मजबूत और एक जैसे धागे की नींव पड़ती है। पहली बार एक सीधी रेखा नजर आती है। लेकिन रुकिए, कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। स्टेज 4 में, जिसे कहते हैं प्रिपरेटरी स्पिनिंग, ऐसी कई सारी पट्टियों को मिलाया जाता है और फिर खींचा जाता है ताकि एक लंबी स्टेबल स्ट्रैंड बन सके। अब सवाल यह है कि ऐसा क्यों करते हैं? ताकि आगे जाकर जब असली कताई हो तो धागा टूटे नहीं। ये स्टेप उसे वो अंदरूनी ताकत देता है जिसकी उसे आगे बहुत जरूरत पड़ेगी। और अब आता है वो पल जहां असली जादू होता है। स्टेज 5 स्पिनिंग। ये वो लम्हा है जब रेशा सच में एक धागे में बदल जाता है। मतलब अब तक की जितनी भी तैयारी थी वो बस इसी एक पल के लिए थी। ये इस पूरे प्रोसेस का दिल है, उसकी जान है। सोर्स में भी इसे बिल्कुल साफ साफ कहा गया है। यही मुख्य अवस्था है जहां धागा बनता है। साली की साली मेहनत बस इसी एक पल के लिए होती है, जहां एक मामूली सा रेशा एक मजबूत धागे में तब्दील हो जाता है। तो सवाल यह है कि यह होता कैसे है? इसका राज एक छोटे से शब्द में छिपा है, ट्विस्ट यानी घुमाओ। जी हां, रेशों को एक साथ घुमाने का ये जो एक्शन है ना, यही उन्हें वो 3 चीजें देता है: मजबूती, लचीलापन और एकरूपता। अगर ये ट्विस्ट ना हो तो वो बस रेशों का एक कमजोर सा गुच्छा है। यही ट्विस्ट है जो उन बिखरे रेशों को एक धागे में बांधता है। तो लीजिए, हमारा धागा अब लगभग तैयार है, लेकिन इसका सफर अभी भी पूरा नहीं हुआ है। अब इसे इसके फाइनल डेस्टिनेशन के लिए तैयार करना है, जहां ये किसी खूबसूरत कपड़े का हिस्सा बनेगा। तो आखिरी स्टेज, स्टेज 6 है फिनिशिंग और वाइंडिंग। इसमें जो नया नया धागा बना है उसे सुखाया जाता है, स्टेबलाइज किया जाता है और फिर उसे साफ सुथरे रोल्स या कोन्स में लपेट दिया जाता है। और बस अब ये बुनाई के लिए, कढ़ाई के लिए या किसी भी तरह का कपड़ा बनाने के लिए एकदम तैयार है। तो अगर हम इस पूरे सफर को देखें तो 3 बातें हैं जो हर कदम पर मायने रखती हैं: स्ट्रेंथ, यूनिफॉर्मिटी और फ्लेक्सिबिलिटी।
मतलब मजबूती, एकरूपता और लचीलापन। कच्चे रेशे से लेकर उस फाइनल रोल तक हर स्टेज का मकसद बस इन्हीं 3 चीजों को पाना और बेहतर बनाना है। यही इस पूरी प्रक्रिया के गाइडिंग प्रिंसिपल्स हैं। तो अगली बार जब कोई कपड़ा पहना जाएगा तो क्या उसके हर एक धागे के इस जबरदस्त सफर के बारे में सोचा जाएगा? एक मामूली सा धागा जो केओस से निकलकर एक पर्पस तक पहुंचता है और अपने अंदर एक पूरी कहानी समेटे हुए है।